कंपाउंड कैसा बनेगा, इस तरह का, जो हमारा 19 किलो कैलोरी निकल के आ रही होगी, एंड विच इज इन आवर ऑप्शन सी। ओके, तो हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो भी विदाउट रीअरेंजमेंट मिल रहा है, बट इस बार जो हमें अल्कोहल मिल रहा है वो मिल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी हमें मैग्नेटिक होगा, अब वैसे ही हम Fe H2O6 की बात करें, तो यहाँ भी जो हमारा Fe उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6, बट तो हेलो माय डियर जेईटार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो माई सेल्फ दक्ष मेहता एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी चैनल ऑफ गौरव रॉय। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे WBJEE 2024 के केमिस्ट्री सेक्शन के। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is identify the incorrect statement among the following. तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए। द फर्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो आप कह सकते हैं डिस्टेंस होती है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो आप कह सकते हैं वीकन होता जाता है। और इस वजह से होता क्या है ना, जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी, उसकी रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी को अपोज करने वाला जो नेचर होता है उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इस वजह से उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हमें डिक्रीज होती हुई दिख रही होती है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये भी जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। नाउ द सी स्टेट is viscosity of liquid always increase in the presence of impurity। अब यहाँ इन्होंने always यूज कर दिया। अब हम एकदम श्योरिटी के साथ तो ये हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इम्प्योरिटी हो जो ज़्यादा ही सोल्यूबल हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सो वी कांट कॉमेंट on viscosity without knowing what kind of impurity is present in our liquid. Next statement is the surface tension of liquid always increase in the presence of impurity। अब यहाँ इस statement में भी इन्होंने always use कर लिया है। So we can't be sure about the surface tension either in the case of impurity। जब तक हमें impurity के nature के बारे में पता नहीं चल जाता है तब तक हम solution के हमारे surface tension के ऊपर कुछ भी comment नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे C और D ऑप्शन जो है इनकरेक्ट आ जाते हैं। सो दीज विल बी आर आंसर्स। सो आवर आंसर इज C and D ऑप्शन। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमारा K इक्विलिब्रियम होता है, अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट। जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, तो ये तो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है उनके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। और हमें रिएक्शन कौन सी दी गई है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि हमें रिएक्शन जो दी गई है इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे इंक्रीज और डिक्रीज बट रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो देखिए ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाता है। करेक्ट कैसे हो जाता है, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है K, इट इज इक्वल टू, ये बेसिकली हमारी आरएनएस इक्वेशन होती है, it is equal to A dot E, our Euler's constant, raised to power minus EA। EA हो जाता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, EA अपॉन RT। ओके, ये हमारा रिलेशन होता है बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। तो देखिए जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर है इसकी अगर वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा ना, हमारा ये जो पूरी टर्म है, राइट, ये जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। और सिंस ये इसके आगे नेगेटिव साइन है तो ये डिक्रीज करेगी, तो ओवरऑल ये जो हमारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है E विथ सम पावर, इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। ओके, सो इस केस में क्या होगा ना, हमारी ये जो पूरी टर्म है A रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा पूरा रेट कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज करती हुई हमें देखने को मिल रही होगी। बट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कांट बी ऑलवेज श्योर कि
टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज ही करेगी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमारा के इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिखती है अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारा के इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू हमें डिक्रीज करती हुई दिखती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सो हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम हमेशा नहीं कह सकते इट विल इंक्रीज, राइट। रेट कांस्टेंट में इंक्रीज और डिक्रीज, अब यहाँ भी देखिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रेट कांस्टेंट जो हमारा वो हमेशा ही बढ़ रहा होगा अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है। बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट डिक्रीज विद टेम्परेचर, ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राइट। तो हमारा सिर्फ सही स्टेटमेंट इसमें है ए, विच इज आवर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज equal volumes of aqueous solution of 0.1 मोलर HCl। तो देखिए हमें एक HCl का सोल्यूशन गिवन है और इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर, ऑलराइट। और उसके बाद हमें गिवन है 0.2 मोलर, ये देखिए अगर आपको दिख ना रहा हो तो 0.2 मोलर H2SO4। तो H2SO4 की हमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, साइड में ऐसे लिख लेते ताकि हम आगे जो कैलकुलेशंस करें उस वो करते समय हमारे दिमाग में जो भी डेटा गिवन था वो एकदम क्लियर रहे। तो ये है हमारे पास 0.2 मोलर। ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन रिजल्टिंग सोल्यूशन इज। तो हमें यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन निकालनी ऑफ द H प्लस आयंस, तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस वुड बी नथिंग बट सिंपली दोनों भाई इंडिविजुअली हमें कितना कितना H प्लस दोनों ही एसिड से मिल रहा होगा उसको हम एडअप कर लेंगे और वही हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है जो हमारा HCl है वो हमारा मोनो बेसिक है, तो वो हमें सिर्फ एक H प्लस दे रहा होगा, बट हमारा जो H2SO4 है वो हमारा डाई बेसिक एसिड है, तो वो हमें 2 H प्लस आयंस देता है। तो देखिए यहाँ हम HCl के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो किस तरह लिख रहे होंगे, 0.1 तो हो गई हमारे HCl की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसकी एसिडिटी, वो कितनी हो जाएगी 1, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी वॉल्यूम। अब देखिए हमें सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हमें ऊपर पहले ही दे दिया गया था फर्स्ट लाइन में इक्वल वॉल्यूम्स, तो हम वॉल्यूम इसकी अज्यूम कर लेते हैं V, ऑलराइट। और वैसे ही हम H2SO4 के लिए भी लिख देंगे एक्सप्रेशन विच इज 0.2 इंटू इसकी हमें बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, और उसके बाद इसका वॉल्यूम जो कि इक्वल है तो इसको भी हम V अज्यूम कर लेते हैं। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया हमारे सोल्यूशन का उसको हम यहाँ डिवीजन में लिख देंगे। सो आर टोटल वॉल्यूम फॉर द सोल्यूशन इज 2V, राइट। V प्लस V वुड बी 2V। तो जब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 0.1 इंटू 1 वुड बी 0.1 V, राइट। और उसके बाद 0.2 इंटू 2 इंटू V वुड बी 0.4 V, और नीचे हमारे पास 2V तो ऑलरेडी था ही। तो देखिए ऊपर से अगर हम V कॉमन ले लें तो इसे हम कट कर सकते हैं इस तरह, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन 2 विच वुड बी 0.25 मोलर। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0.25 मोलर विच इज आर डी ऑप्शन। देखिए हमारा आंसर है डी ऑप्शन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस इज। तो हमें यहाँ 4 सॉल्यूशंस दी गए बेसिकली KNO4, NaCl, CH3COOH और सुक्रोज। अब देखिए यहाँ हमारे पास चारों ही सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल दी गई है विच इज 1 नॉर्मल। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा KNO4 है और KNO3 है और NaCl है, ये दोनों तो हमारे कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और जो हमारा CH3COOH है बेसिकली जो हमारा एसिटिक एसिड है, इट इज यू कैन से माइल्ड ऑक्सीडाइज माइल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसकी जो
अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में ब्रेक होने की कैपेसिटी है वो ना तो ज़्यादा हाई होती है और ना ही ज़्यादा लो होती है, बट जो सुक्रोज होता है वो तो एकदम वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब सिंस हमारे पास इन चारों ही सोल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम गिवन है तो हम इनकी स्ट्रेंथ ऑफ इनकी स्ट्रेंथ से इनके स्ट्रेंथ से बता रहे होंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा। सो द एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटी टू डिसोसिएट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। तो देखिए यहाँ हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, सिंस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों ही दो दो आयंस में डिसोसिएट हो रहे होंगे, तो इस वजह से इनकी तो जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, विच इज करेक्ट इन दी बी ऑप्शन। और किसी ऑप्शन में हमें ये इक्वल एक सी डी ऑप्शन में भी देख रहे तो हम आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा CH3CO, सिंस ये एक माइल्ड इलेक्ट्रोलाइट है और सबसे एंड में आना चाहिए हमारा सुक्रोज, तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिर्फ बी में, राइट। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द emission of beta particle followed by an alpha particle from 21483 Bi, the number of neutrons in the atom is। so basically हमें यह रेडियो एक्टिविटी से ये क्वेश्चन गिवन है। हमारे पास एक एलिमेंट है Bi और इसका हमें मास नंबर कितना गिवन है 214 और इसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 83। अब सबसे पहले देखिए इससे हमारे पास क्या निकला है, एक बीटा पार्टिकल निकला है। अब जिन लोगों को बीटा पार्टिकल नहीं पता है, इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है -1 और इसका मास नंबर होता है 0। तो देखिए अगर यहाँ से -1 निकला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेसिकली ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसके बाद हमें कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला है X, तो इसके लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 84, क्योंकि देखिए 83 में -1 हुआ है, बेसिकली एक बीटा पार्टिकल निकला है जिसका मास कितना था -1। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें यहाँ जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज करना पड़ता है और इसका मास नंबर 0 था, तो जो 214 मास नंबर था Bi का वही हमारे हो जाएगा इस एलिमेंट X का। और उसके बाद एक अल्फा पार्टिकल निकला है। अब जिन्हें अल्फा पार्टिकल नहीं पता है, कुछ नहीं होता है, ये हमारा हीलियम एटम ही होता है। तो हीलियम का जो हमारे पास मास नंबर आ जाता है इट इज 4 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 2। तो अब ये हमें हमारे x में से माइनस करना होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आया वो कुछ आया x डैश, तो इसमें से पहले हम 4 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 210 और हमारा जो 84 है इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 82। अब ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स और ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इन दोनों के डिफरेंस से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी 210 माइनस 82 विच इज 128, राइट। तो हमारा जो आंसर है इट इज 128 और ये कौन से ऑप्शन में, इट इज इन ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hydrogen-like species will have the same radius as that of first Bohr orbit of hydrogen atom? तो हमें देखना है कि ये जो हमें स्पीशीज गिवन है विच आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, इनके कौन से शेल का जो रेडियस है वो हमारे हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट के इक्वल होता है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 0.529 n square upon z and a, where a is mass number, right। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला फॉर आर रेडियस। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसकी फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए क्या वो आ जाएगा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है इट कम्स आउट टू बी 529, n की जगह हम रख देंगे 1 स्क्वायर एंड अपॉन 1 और या a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास अगेन 1, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। हमारे पास ओवरऑल इसकी फर्स्ट बोर रेडियस क्या आ रही है 0.529, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन से स्पीशीज है जिनका वो रेडियस का जो आंसर है वो 0.529 आ रहा है। सो फॉर आवर फर्स्ट ऑप्शन विच इज n इज इक्वल टू 2 एंड Li प्लस 2, तो देखिए इसका हमारे पास जो बोर रेडियस का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा
0.529 multiplied by n square. So for here we have n2, राइट, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास z। तो लिथियम के लिए z कितना हो जाता है, क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब ये तो हम बोल देते हैं आर ए, जो हमारा ए ऑप्शन है उसके लिए आर ये निकल के आ रहा है। आर बी की बात करें, आर बी हमारा आ जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन बेरिलियम जो होता है उसका हमारे पास होता है 4। तो देखिए ये जो बी ऑप्शन में हमारे पास बेरिलियम 3+ है, यहाँ 4 और ये 2 का स्क्वायर भी 4, ये दोनों आपस में कट जाएंगी तो हमारे पास एंड में बचेगा क्या 0.529। तो हमारा जो बी ऑप्शन है उसकी जो बोर रेडियस है इट वुड बी इक्वल टू फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which hydrogen like species will have same radius as that of first Bohr orbit of hydrogen atom। तो देखिए जो हमारा बोर ऑर्बिट होता है ना r, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द पेन। तो जो हमारा बोर ऑर्बिट होता है r, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। तो हमें देखना है कि ये रेशो किन किन स्पीशीज के लिए सेम आएगा, किसके सेम आना चाहिए, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए ये जो r है ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, हमारे यहाँ पे n जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सो 1 का स्क्वायर एंड अपॉन में z, राइट। तो यहाँ जो z है उसकी भी वैल्यू कितनी है हमारे पास r की, हाइड्रोजन की, वो है 1। तो हमारे पास ये जो रेशो आना चाहिए ना, इट शुड कम आउट टू बी 1। तो हम एक एक करके हर एक दी गई स्पीशी के लिए ये रेशो चेक करते। तो हम देख लेते हैं आर ए जो हमारा ए ऑप्शन है विच इज लिथियम 2+। तो इसके लिए हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये तो ऊपर आ गया 2 का स्क्वायर, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा, लिथियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है 3, तो नीचे आ जाएगा 3, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर सेकेंड हम देखते हैं हमारे बी ऑप्शन के लिए रेडियस, सो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास ऑर्बिट गिवन है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और सिंस बेरिलियम है तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर और नीचे 4, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और इनका रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो यही होगा हमारा आंसर। इसकी ही जो रेडियस है इट वुड बी इक्वल टू फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, राइट। So now moving on to next question. For a first order reaction with rate constant K, the slope of the plot of log reactant concentration against time is। तो हमें देखना है कि यहाँ हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K, उसके स्लोप की क्या वैल्यू होती है। तो देखिए हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे log AT, जहाँ पे जो AT है ना वो हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है एट सम टाइम t, इज इक्वल टू -K अपॉन 2.303 होल ब्रैकेट t एंड प्लस log A नॉट, जहाँ A नॉट जो है हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है इन दी बिगनिंग, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी हमारे रिएक्टेंट की, राइट। तो देखिए अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये कुछ लाइन की इक्वेशन के एनालॉगस दिखेगी, वेर mx प्लस c। तो देखिए यहाँ जो हमारा log AT है इट कैन बी यू कैन से आइडेंटिफाइड बाय y। m जो है हमारा वो स्लोप को डेमोन्स्ट्रेट करता है, और स्लोप हमारी क्या हो जाएगी -K अपॉन 2.303। तो ये हमारी स्लोप गिवन है सी ऑप्शन में, तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ मोर सॉल्ट। अब मोर सॉल्ट क्या होता है हमारा, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होगा फेरस
देखिए तो पहले तो हम लेंगे Fe। अब सिंस Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो इसके साथ हम लगा देंगे एक SO4 डॉट सोडियम। सोडियम के हम लेंगे 2 एटम्स क्योंकि ये प्रेजेंट है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में SO4, और इसके साथ मोर सॉल्ट में होता है कुछ वाटर ऑफ हाइड्रेट क्रिस्टलाइजेशन विच इज 6 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए ये होता है हमारा मोर सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला। इससे हम क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसके साथ जब हम वाटर में इसका डिसोल्यूशन करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होगा। यहाँ से हमें मिलेंगे 2 आयन, कौन से, एक Fe और एक SO4 2-, और यहाँ से हमें मिलेंगे 3 आयन, कौन से, 2 आयन तो मिलेंगे हमें Na2+ के और एक आयन हमें मिलेगा SO4 2- का। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें मिलेंगे टोटल 5 आयन अपॉन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मोर सॉल्ट इन वाटर। हम वाटर को नहीं काउंट करेंगे बिकॉज ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऑल्सो ये वाटर में ही जाके मिक्स हो जाएगा। सो हमारे पास इंडिपेंडेंट आयंस कितने होंगे वाटर में, 5। तो ये हमारा। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ मोर सॉल्ट। तो अब मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मोर सॉल्ट का जो केमिकल नेम हम बोलते हैं, जनरल केमिकल नेम, वो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो देखिए जैसे ही फेरस आया तो हम ले लेते हैं फेरस Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सिंस ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इसके साथ आ जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ SO4 डॉट, सिंस अमोनियम है इसमें तो हम लेंगे NH4+ आयन, राइट, और इस पे +1 चार्ज होता है तो ये लेंगे हम 2 अलॉन्ग विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट SO4, और इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 6H2O, राइट। ये हो गया हमारा मोर सॉल्ट का फॉर्मूला। नाउ जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या ना, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखिए FeSO4 इस पर्टिकुलर यूनिट से तो हमें 2 आयंस मिल रहे होंगे, एक Fe2+ और एक SO4 2-, और जब NH4 होल्टवाइज SO4 डिसोसिएट होगा तो यहाँ से हमें 3 आयंस मिल रहे होंगे, 2 आयंस तो NH4+ के और एक आयन SO4 2- का। तो ये अगर हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल 5 आयंस मिल रहे होंगे अपॉन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल मोर सॉल्ट। ये जो 6H2O है ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये जो हमारा जिस पानी में हम डिजोल्व कर रहे हैं उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये इंडिपेंडेंट आयंस जो है जो वाटर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन्हें काउंट करेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 5। करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिबिट बोथ LMCT। अब LMCT क्या होता है हमारा, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड पैरामैग्नेटिज्म। अब देखिए ये जो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर वाला फिनोमिनन है ये कब ऑब्जर्व करने को मिलता है, इसकी 2 कंडीशंस होती है। क्या 2 कंडीशंस होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है जो हमारा मेटल होता है, राइट, जो हमारा मेटल आयन होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। और सेकेंड पॉइंट है जो हमारा लिगैंड होता है, राइट, जो हमारा लिगैंड है उसके ऊपर लोन पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो डोनेट कर पाए। इस पे क्या होने चाहिए, लोन पेयर्स। तो देखिए अगर आप देखेंगे हमारे पास ये जितनी भी स्पीशीज है जैसे MnO4 2-, MnO4, Cr2O7 एंड Cr O4, इन सब में ही जो हमारे मेटल आयंस है क्रोमियम एंड मैग्नीज, ये दोनों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी प्रेजेंट है और इन सब पे ऑक्सीजन है एज आर लिगेंड। तो ऑक्सीजन के अंदर तो 2-2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते ही है, तो इस वजह से इन सभी स्पीशीज में हमें LMCT तो देखने को मिल रहा होगा। तो हमें बस ये देखना है कि अब इनमें से कौन कौन सी स्पीशी ऐसी है जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एक करके इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई ये पैरामैग्नेटिज्म कौन शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास MnO4 2-, तो इसके अंदर हमारा जो Mn है वो प्रेजेंट होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें सो इट वुड बी, ये हमारे पास आ जाएगा 3d5 4s2। तो यहाँ से जब हम 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे सिंस ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 3d1। अब सिंस यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक स्पीशी हो जाएगी।
और यहाँ पे जो हमारा Mn है वो प्रेजेंट है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब ये सिंस +7 है तो अगर हम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा आउटर मोस्ट शेल्स में, तो इस वजह से ये जो है हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सिमिलरली जो Cr2O7 है इसमें हमारा जो Cr है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी जो हमारा आप कह सकते हैं 3D सबशेल है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली जो Cr O4 2- है ये इसमें भी जो हमारा Cr है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी जो है हमारा स्पीशी डायमैग्नेटिज्म शो कर रही होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ, हमें हैलोजन सॉल्ट्स दिए गए ऑफ सिल्वर और हमसे पूछा गया है कि इनकी सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर क्या हो रही होगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फजांस रूल का। किसका यूज करेंगे हम? फजांस रूल का। तो फजांस रूल हमें क्या बताता है ना कि जैसे जैसे हमारा जो एनायन है उसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर है हमारे मॉलिक्यूल में, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ हमारे पास जो सबसे बड़ा एनायन प्रेजेंट है वो AgI है, तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। उसके बाद होगा AgBr, उसके बाद होगा AgCl, और सबसे कम कोवेलेंट या आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा आयोनिक कौन सा होगा? हमारा AgF। तो इस वजह से आप देखिए हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर, वो भी एक आप कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि हम वाटर में ही हमारे सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा AgF है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एनायन है F वो काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन होता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो कम हो जाता है। तो इस वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा आती है। फिर AgCl की, उसके बाद AgBr की, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है AgI की, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इसमें जो I- होगा उसका साइज काफी ज्यादा होगा और इस वजह से जो पोलराइजेशन का फिनोमिनन है वो काफी ज्यादा हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन एसिडिटी इफ CuSO4 इज एडेड इन सैचुरेटेड NH4 होल ट्वाइस SO4 सोल्यूशन? देखिए तो हम एक एक करके इनके लिए रिएक्शंस लिखते। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके हो जाएगी। अब सिंस देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ कोई भी सॉल्वेंट नहीं गिवन है, तो वी कैन अज्यूम कि हमें यहाँ वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हमारे आयंस है वो अपने फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ हम कॉपर को लिख सकते हैं Cu2+, और हमारे पास यहाँ क्या हो जाएंगे 4 मोल ऑफ सी अमोनियम आयंस, राइट, NH4+। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं ना तो ये क्या कर लेते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिख रहे होते हैं इस तरह से, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर लेंगे ये दोनों मिलके इस तरह से, और साथ में ना हमें 4 मोल H+ देखने को मिलता है। सिंस यहाँ पे जो है 4 मोल H+ निकल रहा है तो ये ऑफकोर्स एसिडिटी बढ़ा रहा होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन की, राइट। तो इस वजह से इसके लिए तो जो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है या फिर जो फर्स्ट फिनोमिनन है उसमें तो जो हमारी एसिडिटी है वो हमें इंक्रीज करने को मिल रही हुई। तो A और C ऑप्शन में से ही कोई हमारा आंसर हो सकता है। अब हम सेकंड फिनोमिनन के लिए रिएक्शन लिखे तो इसमें हमने एंटीमनी फ्लोराइड लिया है और उसको HF में आप कह सकते हैं ऐड कर दिया है, और ये एनहाइड्रस लिया है हमने, एनहाइड्रस HF। तो जब हम एनहाइड्रस HF लेते हैं ना तो उस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, हमारे दो जो HF मॉलिक्यूल्स है, राइट, हमारे जो दो HF मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह रिएक्ट करते हैं और फॉर्म कर लेते हैं H2F+, सॉरी H2F-, और हमें क्या देते हैं साथ में H+। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 2 F थे और या एक ही F है, तो होता क्या है ना, जो एक्स्ट्रा F होता है वो हमारा SbF5 जो है वो लेके चला जाता है और वो क्या फॉर्म कर लेता है SbF6-। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में भी जो है हमारी एसिडिटी वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contains maximum number of lone pairs on the central atom? तो हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स कहाँ है ऑन द सेंट्रल एटम। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखिए हम ClO3- में, तो इसमें जो हमारा क्लोरीन है वो
3 ऑक्सीजन के साथ इस तरह बॉन्ड कर रहा होगा। जब भी आपके पास किसी भी स्पीशी पे माइनस गिवन हो तो सबसे पहले जो माइनस है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त ऑक्सीजन को दे दिया करिए, और उसके बाद एक डबल बॉन्ड हो और एक और डबल बॉन्ड ओ। तो देखिए यहाँ हमारे कितने हो गए 4 एंड 4, मतलब 2 एंड 2 हमारे हो गए 4 एंड 5। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक होगा इसके ऊपर लोन पेयर। तो यहाँ तो हमारे पास कितना आ गया, एक लोन पेयर। अब जो हमारा जिनॉन F4 है, Xe-F4, तो वो भी सिंपली इस तरह बॉन्ड कर रहा होगा फ्लोरीन के साथ। 4 सिंगल बॉन्ड से 4 फ्लोरीन अटैच्ड होगी, कुछ इस तरह। ऑलराइट, अब सिंस जो हमारा जिनॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, और 4 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गए, तो कितने लोन पेयर बचेंगे इस पे, 2। इस तरह इस पे हमारे पास कितने लोन पेयर आ गए, 2। और SF4 में भी हमारे पास जो सल्फर है उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अब I3 माइनस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, जो हमारा बीच का आई होता है उस पे तो 3 लोन पेयर्स होते हैं, और बाकी की जो 2 आई है वो लीनियर फैशन में इससे अटैच्ड होते हैं, कुछ इस तरह। और इसके जो 2 लोन पेयर्स है वो इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो इधर कितने आ गए हमारे पास, 3 लोन पेयर। सबसे ज्यादा लोन पेयर हमारे पास I3 माइनस में देखने को मिल रहे हैं, हेंस इट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Metallic conductors and semiconductors are heated separately. What are the changes with respect to conductivity? अब देखिए, जब मेटल में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे होता क्या है ना, जो रेजिस्टेंस है मेटल की वो इंक्रीज होती है। अब सिंस रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो उस केस में होगा क्या, हमारी जो कंडक्टिविटी है, सॉरी, रो तो हमारी होती है रेजिस्टिविटी, हमारी कंडक्टिविटी जो है सिग्मा, वो हमें डिक्रीज करती हुई देखने को मिल रही होगी। बट सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है ना, अगर आपने पढ़ा हो कि इसके अंदर 2 बैंड्स होते हैं, एक होता है हमारा वैलेंस बैंड और एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में होता क्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के अंदर वो उछल के चले जाते कंडक्टिंग बैंड में ड्यू टू द हीट प्रोवाइडेड एक्सटर्नली। तो उस केस में होता क्या है ना, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो कंडक्टर्स के लिए, तो जो मेटेलिक कंडक्टर थे उनके लिए जो कंडक्टिविटी है वो कर रही होगी डिक्रीज। तो ये है हमारे बी और डी ऑप्शन में। और जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके लिए कर रही होगी इंक्रीज, तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Now moving on to next question. The equivalent weight of Na2S2O3 in the given reaction. तो देखिए हमें यहाँ रिएक्शन गिवन है, तो इसमें जो हमारा Na2S2O3 है इसके अंदर जो हमारा सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, बट जो Na2S4O6 है इसके अंदर जो सल्फर है इसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है 2.5। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने का चेंज आया होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये 0.5 इंटू 2, सिंस सल्फर के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स प्रेजेंट है तो इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये आ जाता है 1। तो जब हम हमारी एग्जिस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन को, जो हमारी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एग्जिस्टिंग जो मास है उसको जब हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, सिंस देखिए ये 1 से डिवाइडेड है, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कंपाउंड M इज। तो हमें एक सीक्वेंस दिया गया और इसमें हमें पूछा गया कि कंपाउंड M क्या हो रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ फर्स्ट दिया गया है MgBr। ये क्या होता है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये CH4 निकाल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो M होगा हमारा कंपाउंड, इसके अंदर एक अच्छा खासा एसिडिक H होना चाहिए जो कि ये CH4 ले जाए और एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, राइट। क्योंकि देखिए उसके आगे भी जो हमारा N है उसके ऊपर H+ डाला है हमने, तो हमें यहाँ इस तरह का कंपाउंड देखने को मिल रहा है। किस तरह का, इस तरह का। यहाँ हो जाएंगे हमारे 2O। देखना है कि गिवन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एसिडिक H कहाँ प्रेजेंट है। देखिए यहाँ हमारे पास एसिडिक H इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कीटोन है,
ये हमारे पास एल्कोहल है, इसका एसिडिक एच अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा, यहाँ भी हमें एसिडिक एच इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट ये जो ए कंपाउंड है, अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये होता है हमारा एक्टिवेटेड मिथाइलिन कंपाउंड। इसका जो अल्फा एच होता है ये पोजीशन का, ये वाला पोजीशन का जो एच होता है, ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है, ये इवन हमारा जो एसिटिक एसिड है उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट। ये वाली बॉन्ड नहीं आई यहाँ पे, इसको कट कर दीजिएगा, बस इतना सा ही कंपाउंड है। तो ये होता है हमारा एक्टिवेटेड मिथाइलिन कंपाउंड, और इसके साइड में जितने कम बल्कि ग्रुप्स होते हैं उतना इजी होता है इसके लिए रिएक्शन करना। तो इस वजह से जो हमारा ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारा ए प्रोडक्ट रहा होगा, ए रिएक्टेंट रहा होगा, तभी हमें जो है हाई सबसे ज्यादा एसिडिक एच दिखेगा, तो वो एसिडिक एच CH3 के साथ रिएक्ट करके CH4 बना लेगा, और जब यहाँ से एसिडिक एच निकला होगा तो यहाँ माइनस आया होगा, अब यही माइनस पे ये वाला H प्लस अटैक करके जो है हमें हमारा ये प्रोडक्ट दे देगा, राइट। सो ये हो गया हमारा, ए हो गया हमारा आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आयन हैविंग 4f6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हमें एक एक करके जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास GD+3, अब GD+3 में जो GD उसका एटॉमिक नंबर होता है 64, इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा 4f यू कैन से 7 और 5D0 6S0। तो हमारे पास यहाँ पे 4f7 आ जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। SM3+ में देखें तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f6 5D0 and 6S2। तो अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो हमारे पास जो 4f है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 5, उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बट जो सी ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास 4f में बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6s से जा रहे होंगे, तो ये हमारा सी एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम डी ऑप्शन के लिए चेक करें तो हमारे टीवी में हमेशा जो है 4f में 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा ए के आंसर होगा क्या? सी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलुइन रिएक्ट्स विथ मिक्स्ड एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास क्या है? टोलुइन है इस तरह का कुछ, और ये रिएक्ट कर रहा है मिक्स्ड एसिड से। मिक्स्ड एसिड जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है मैं बता देता हूँ, इट इज HNO3 विथ H2SO4, HNO3 विथ H2SO4। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो देखिए यह हो क्या रहा होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी, ये दोनों मिलके हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल दे देती है NO2+, नाइट्रोनियम आयन जिसे हम कहते हैं। तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा? सिंस हमारा जो मिथाइल है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके पैरा पे बनने वाला प्रोडक्ट जो है हमें सबसे ज़्यादा यील्ड में मिल रहा होगा, तो इस वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो आ जाएगा कुछ ये, हमारे पैरा पे बनने वाला नाइट्रोन जो है, नाइट्रो कंपाउंड, वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा मेजर। और उसके बाद जो अटैक होगा वो होगा ऑर्थो पे, क्योंकि पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के बाद जो ऑर्थो है उस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होता है हमारा मिथाइल ग्रुप, तो इस वजह से उसके बाद जो नेक्स्ट सेमी मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। और जो हमारा मेटा प्रोडक्ट है वो सबसे कम यील्ड में आ रहा होगा। तब हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, नियरली इक्वल अमाउंट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रोटोलुइन, नहीं ये गलत है, इक्वल अमाउंट नहीं बन रहा होगा, मेटा नाइट्रोटोलुइन का जो अमाउंट होगा वो काफ़ी कम होगा, पैरा नाइट्रोटोलुइन बन रहा होगा, ये भी गलत है। प्रीडोमिनेंटली ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन, यस, ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि हमें प्रीडोमिनेंटली बस ये दो ही तरह के पैरा नाइट्रोटोलुइन और ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बनते मिलेंगे इन आर सोल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वापस से हमें कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस गिवन है। अगर आपने रिएजेंट से पहचान लिया हो तो ये हमारी एक नेम्ड रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, विच इज पर्किन कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन? पर्किन कंडेंसेशन।
तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है ना, देखिए हमारा ये जो अल्फा कार्बन है, राइट, ये वाला, यहाँ से पहले हमारी बॉन्ड ब्रेक होती है और ये वाला कार्बन जाके इस कार्बन पे जुड़ जाता है, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और यहाँ आ जाता है हमारे पास H, और ये दोनों जाके वहां पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, बी में। सो बी वुड बी आर करेक्ट आंसर। Now moving on to next reaction, the reactivity order of following molecules towards SN1। अब देखिए SN1 में जहाँ पे भी हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, वहाँ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। जैसे हम फर्स्ट देखें तो अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने गलत बना दिया। अलाइल क्लोराइड क्या होता है ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है उसको हम अलाइल बोलते हैं, और उसके साथ अगर हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा अलाइल क्लोराइड। और नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। तो जो हमारी बेंजीन है उसके ऊपर अगर क्लोरीन हम डायरेक्टली अटैच कर दे विदाउट एनी यू कैन से इंटरमीडिएट कार्बन, तो वो हो जाते हैं हमारे क्लोरोबेंजीन। और सबसे लास्ट में इथाइल क्लोराइड। तो ये तो सिंपल हो ही जाएगी। अब देखिए अगर यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो प्लस यहाँ पे बनेगा, और वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा। तो इस वजह से जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है अलाइल क्लोराइड, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो सबसे ज्यादा होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 वुड बी द मोस्ट। तो ये हमारे पास सिर्फ ए और बी ऑप्शन में। अब हमें देखना है सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल में। तो देखिए यहाँ तो SN1 हो ही नहीं रही होगी, वाई, बिकॉज ये एक एरोमेटिक हेलोअरीन है, या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हमारा जो हेलोजन है वो कनेक्टेड है। बट जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है इसमें जो हमारे पास इथाइल क्लोराइड है वो SN1 शो कर सकता है। तो इस वजह से फर्स्ट के बाद जो रिएक्टिविटी होगी वो सेकंड की सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम होगी थर्ड की। थर्ड तो शो ही नहीं करेगा SN1। तो इस वजह से आर आंसर वुड बी ए, बी, हाँ सॉरी बी, बी जो हमारा थर्ड है वो क्या है, इथाइल क्लोराइड, ये शो करेगा ना, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी, नॉट ए। ऑल राइट, नाउ ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन प्रोड्यूसेस। अब ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ एक बार। ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। देखिए एक बेंजीन रिंग होती है और कहीं पे भी पहले हम एक मिथाइल लगा देते हैं और फिर उसके ऑर्थो पे दूसरा मिथाइल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जाइलिन। अब हमें करना क्या है ना, ओजोनोलिसिस करना है इसका। ओजोनोलिसिस में हम करते क्या है ना, डबल बॉन्ड्स तोड़ते हैं सिंपली, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं डबल बॉन्ड तोड़ के। रुकिए, तो इसके देखिए इस तरह से हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे, राइट। जब हम इनका ओजोनोलिसिस करेंगे, इनका जब हम ओजोनोलिसिस कर देते तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके ये इन पे कार्बन पे क्या जोड़ना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इससे हमें जो है हमारा आंसर बनते हुए मिल रहा होगा। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास जो CH3 ये वाला जो कंपाउंड है बेसिकली, ये हमारे पास बन रहा होगा 1 मोल। ये वाला जो कंपाउंड है रेशो में ये बन रहा होगा 2 टाइम्स, और जो थर्ड वाला कंपाउंड है वो हमारे पास बन रहा होगा 3 टाइम्स। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें काइंड ऑफ एक सिक्वेंशियल केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस दी गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड, इधर Br2 CCl4 का हम अटैक करा रहे हैं। अब देखिए CCl4 है नॉन पोलर सॉल्वेंट और उसके साथ Br2 लिया गया है पोलर। तो यहाँ जो है SN1AR SN2AR हो रही होगी, जो हमारी SN2 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब वो कहाँ फेवर कर रही होगी, यहाँ जो मिथाइल है वो यहाँ पैरा पे बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये दोनों जो मिथाइल्स है ये अपने ऑर्थो पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। तो ये Br यहाँ अटैक करके सबसे पहले ये वाला कंपाउंड बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए, ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा ए। तो ये देख लेते हैं हम एक बार सबसे पहले है कहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए। हाँ तो देखिए हमारा जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि और किसी में ये ए वाला कंपाउंड है ही नहीं। बट स्टिल हम आगे सॉल्व कर लेते। अब आगे फिर आ जाता है ड्राई Mg ड्राई ईथर। तो ठीक है, हमारा कंपाउंड किस तरह का है, कुछ इस तरह का है। सेकेंड वापस से बेंजीन रिंग थोड़ी अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा कंपाउंड है कुछ इस तरह का, ये हमारी बेंजीन रिंग। अब इसके ऊपर हमने डाला है Mg भी,
विद ड्राई ईथर, तो ये क्या बना लेगा, जो हमारा Mg है ये जाके बना लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके अटैक करेगा हमारे ड्राई आइस पे। अब जिन लोगों को नहीं पता है ड्राई आइस क्या होती है, तो ड्राई आइस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से। देखिए यहाँ पे होगा क्या ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी बेसिकली। ये जो Mg ये जाके हो जाएगा और यहाँ आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे। ये कार्बन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ हमें ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा होगा। तो देखिए हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, इस तरह का। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है वो हमारी फिनॉल रिंग से इस तरह जुड़ जाएगा और यहाँ होगा हमारे पास O माइनस। और सिंस ये यहाँ से अटैक करा था, यहाँ हमारे एक मिथाइल, यहाँ हमारा दूसरा मिथाइल और इसके पैरा पे तीसरा मिथाइल, और उसके बाद हमने सिंपली हाइड्रेशन करा है। तो ये जो माइनस है इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास H प्लस। तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा इस साइड। ये वाला कंपाउंड देखिए यही है हमारा बी कंपाउंड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the decreasing order of reactivity of the following alkenes towards HBr। तो देखिए यहाँ भी हमें देखना है कि जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उतना ही ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा या रिएक्टिविटी होगी ऑफ द कंपाउंड। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये जो CH3 है ये प्लस साई इफेक्ट से जो है हमारे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा होगा। बट इस वाले कंपाउंड में देखिए जो हमारा कार्बोकेटायन है वो यहाँ बनेगा, तो ये जो CF3 है ये तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं कर रहा होगा, इनफैक्ट डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। अब इस वाली एल्किन को अगर पोलराइज करेंगे और कार्बोकेटायन जो है हमारा यहाँ बनेगा, तो देखिए इसके जस्ट पास में हमारे पास है लोन पेयर एटम। तो देखिए इस पे पास लोन पेयर है तो ये तो बैक बॉन्डिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा। और अगर इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड में हम इस कार्बन पे कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये हमारा होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बट जो लोन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस वजह से जो थर्ड स्पीशी है हमारी उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो थर्ड स्पीशी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है C और D में। अब उसके बाद होगी हमारी जो फोर्थ स्पीशी है उसकी, तो ये हमारे C में। उसके बाद जो फर्स्ट स्पीशी है उसमें, क्योंकि इसमें CH3 प्लस आई इफेक्ट से हमारा कार्बोकेटायन स्टेबलाइज कर रहा है। और सबसे घटिया रिएक्टिविटी होगी हमारे सेकेंड कंपाउंड की, क्योंकि इसमें जो CF3 है हमारा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो तो हमारे कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इस वजह से हमारा आंसर आ गया C। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ। तो हमें यहाँ 3 कंपाउंड्स दिए गए। सबसे पहले हमें दिया गया है फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते। फिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह का, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखिए हमारे पास ये रिंग हो गई और पहले है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। ये हमने बना दिया बेंजल्डिहाइड और इसके 4 पे हाइड्रोक्सी है, यानी 1 2 3 4। इसके पैरा पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है। और उसके बाद है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये रही हमारी बेंजल्डिहाइड और इसके 3 यानी कि मेटा पे जो है हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। तो अब देखना हमें इसमें किस में सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। जिसका बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे होंगे ना, हम इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो देखिए यहाँ O माइनस को जो जितना ज़्यादा स्टेबल कर रहा होगा वो पर्टिकुलर एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए इस वाले ग्रुप में, सॉरी इस वाले कंपाउंड में जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो एकदम पैरा पे है, अटैच्ड है किसके, हाइड्रोक्साइड के। जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH उसके एकदम पैरा पे अटैच्ड है, तो ये उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इस वजह से जो हमारा सेकंड कंपाउंड है उसकी जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद जो एसिडिटी हमारी वो आ जाती है थर्ड कंपाउंड की। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्टली तो पैरा पे अटैच, पैरा या ऑर्थो पे हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अटैच नहीं है, बट वो फिर भी कुछ अमाउंट में जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, तो ये जो O माइनस है इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा।
और सिंपल फिनॉल में तो O माइनस को स्टेबलाइज करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से जो हमारी एसिडिटी का ऑर्डर आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी 2 देन 3 और सबसे कम में 1। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास गिवन है NaCN इन अ यू कैन से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। हमारे पास जो DMF है वो होता है हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसमें हमें NaCN गिवन है। तो यहाँ जो हमारे पास NaCN है ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, तो हमें साइनाइड बनाते हुए दिख रहा होगा। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि I सब्सटीट्यूट होगा या तो Cl सब्सटीट्यूट होगा। तो आपको बता दूं जो NaCN है वो हमेशा SN1 या SN2 रिएक्शन शो कर रहा होगा, तो इस वजह से हमारा सब्सटीट्यूशन कभी भी एरोमेटिक रिंग पे अटैच्ड हेलोजन का नहीं हो रहा होगा, हमेशा एलिफेटिक कार्बन पे अटैच्ड हेलोजन का ही हो रहा होगा। तो इस वजह से जो हमारा Cl है वही सब्सटीट्यूट होके यहाँ पे साइनाइड देगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए आयोनाइड, तो ऐसे कैसे इंटेक्ट रह जाएगा और साथ में हमें मिल जाएगा CN, तो ये हो जाएगा हमारा C ऑप्शन करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन लजाने टेस्ट। तो देखिए लजाने टेस्ट वो पर्टिकुलर कंपाउंड हमें नहीं दे पाएगा जो क्या कहते हैं NaCN फॉर्म नहीं कर रहा होगा। क्या NaCN, तो देखिए यहाँ पे जो NO2 है वो हमारा NaCN कर लेगा, क्योंकि हम हीट करेंगे तो आफ्टर हीटिंग जो हमारा बी में आप कह सकते हैं रिएजेंट है कौन सा, डायाजोनियम सॉल्ट। तो थोड़ी सी हीट पे क्या होता है ना, हमारा जो N2 है वो लिबरेट हो जाता है एज गैस। सिंस N2 इज वेरी स्टेबल, तो ये काफी जल्दी हमारे कंपाउंड में से डिसोसिएट होकर लिबरेट कर जाता है इनटू द एनवायरनमेंट। तो इस वजह से जो NaCN है वो फॉर्म ही नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो हमारा बी कंपाउंड है वो लजाने टेस्ट शो नहीं करता है। बाकी जितने भी हमारे कंपाउंड्स है जैसे ये यहाँ पे NH2 यहाँ पे NH2, ये सब हमारे लजाने टेस्ट शो कर रहे होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ वैंडरवाल गैस एट हाई प्रेशर इज। देखिए वैंडरवाल, सबसे पहले हम वैंडरवाल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारी वैंडरवाल इक्वेशन किस तरह की होती है ना, इट इज समथिंग लाइक P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, A अपॉन V स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है V माइनस बी। अब यहाँ जो A और B है ये कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम रियल गैस कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, एंड दे आर इक्वल टू RT। ठीक है, अब होता क्या है ना, हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एट हाई प्रेशर। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो हमारी वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होती है, ये नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इस वजह से ये वाली जो टर्म है ना, इस पूरी को हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा जो अब एक्सप्रेशन है ना वैंडरवाल इक्वेशन का वो कुछ इस तरह का आ जाता है, P होल ब्रैकेट V माइनस बी इक्वल टू RT। तो यहाँ से हमारे पास जो PV की वैल्यू है ना वो निकल के आ जाती है, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, P इंटू बी। अब हमारा जो Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है हमारा Z जो होता है इट इज इक्वल टू PV अपॉन RT। और देखिए हमने पिछले एक्सप्रेशन में जो हमारा PV है उसकी वैल्यू निकाल ली है, तो उसी को हम यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, RT अपॉन RT प्लस जो हमारा PB है उसके साथ भी जो RT है वो डिवीजन में चला जाएगा। अब सिंस RT आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ इस तरह का बचेगा, 1 प्लस PB अपॉन RT। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन में, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। तो देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होता है, जो हमारा डेल्टा जी तो होता है नेगेटिव, तो ये सी तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और जो हमारे टोटल सम होता है एंट्रोपी का वो होता है पॉजिटिव, तो यह सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी का सम भी पॉजिटिव है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमारा सिस्टम का जो चेंज इन
इंटरनल एनर्जी होती है डिफरेंस, वो भी नेगेटिव होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारा ए, क्योंकि इसमें जो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम है वो बोला ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसके लिए जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस होता है ऑफ द सिस्टम, वो क्या होता है हमेशा नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 raised to power minus 14. The free energy change for the self ionization of water in kilocalorie per mole is close to. तो हमें यहाँ पे फ्री एनर्जी निकालनी है, बेसिकली हमें गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे ना, या सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई रूम टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर है वो किस तरह के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो वो कुछ इस तरह के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होगा, H2, जहाँ पे वो H प्लस और OH माइनस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटा हुआ होगा एट रूम टेम्परेचर। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे होंगे ना टू कैलकुलेट दी फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग के, जहाँ पे के क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इन विच आवर वाटर इज एग्जिस्टिंग। तो यार डेल्टा जी नॉट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह, -2.303। अब यहाँ जो सॉरी यहाँ आर भी आएगा एक मल्टीप्लीकेशन में लिखना भूल गया, यहाँ एक आर भी आना चाहिए। अब यहाँ जो आर है ना उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 2 ले सकते हैं, सिंस हमें जो हमारा आंसर है वो कैलोरी में फाइंड आउट करना है। तो कैलोरी में हम हमारी आर की वैल्यू 2 ले सकते हैं। और यहाँ अगर हम लॉग की वैल्यू लिखे तो लॉग जो हमारा के है उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 14, राइट। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसकी वैल्यू कुछ 19 किलो कैलोरी निकल के आ रही होगी, एंड विच इज इन आवर ऑप्शन सी। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider an electron moving in the first Bohr orbit of helium plus ion with a velocity v1. If it is allowed to move in third Bohr orbit with a velocity v3, then indicate the correct v3 to v1 रेशियो। तो बेसिकली हमें यह एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है जो कि हीलियम के फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटीज का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए जो इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी होगी ना, इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। अब यहाँ z तो दोनों के लिए सेम होगा सिंस ये दोनों ही हीलियम एटम की वेलोसिटीज है। तो v1 को बोल सकते हैं हम v1 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z विच इज 2 अपॉन n विच इज 1। और सेकेंड है v3, it would be directly proportional to 2 upon the third orbit। तो अगर हम v3 upon v1 कैलकुलेट करें जो रेशियो हमें पूछा गया है, so it would be something you can say v3 कितना है हमारा 2/3 और अपॉन में 2/1। यहाँ हम कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लिख सकते हैं सिंस हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया है, बट वो कांस्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उन्हें हम ना भी लिखे तो भी कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है, इसको जब हम फर्दर लिखेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:3। तो ये है हमारा सी ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह हमें गिवन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऑफ 0.02 मोलर एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन एट 298 केल्विन, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे इज। तो हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी गई है एसिटिक एसिड की एट रूम टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज। तो अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, इट्स मोलर कंडक्टेंस एट सम कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन इट्स मोलर कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। इन दोनों के रेशियो से हम जो है हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो है हमारा मोलर कंडक्टेंस निकाल लेते हैं एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन।
तो हम निकाल रहे डेल्टा एम ऑफ व्हाट CH3 हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH एट कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई कॉन्सेंट्रेशन हमें 0.02 राइट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इट वुड बी K जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इनटू 1000 अपॉन में क्या जाएगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.02। तो हमारे पास K की क्या वैल्यू गिवन है, हमारे पास K की वैल्यू गिवन थी 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगी 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ राइट। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ और अपॉन में है मेरे पास 0.02। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगी इक्वल टू 8.25 और ऐसा यूनिट्स जो भी है इसकी राइट। ये आ गई हमारे पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम निकाल रहे हैं इन्फिनिटी पे राइट। तो देखिए इन्फिनिटी पे होता क्या है ना, सिंस इसका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, इट इज़ इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस। जो हमारी CH3COH की मोलर कंडक्टेंस है ना, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू H प्लस ओनली एट यू कैन से इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वो शायद हमें ऊपर गिवन थी क्वेश्चन में। यस इट इज़ गिवन इक्वल टू दिस 349.1। तो हमारी ये जो मोलर कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट इज 349.1। तो अब हम हमारा अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा अल्फा कितना हो जाएगा 8.25 और अपॉन में कितना है हमारे पास 349.1। अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी तो हम इसको थोड़ी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8/350 राइट। हमने दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ले ली, यहाँ अप्रॉक्सीमेट वाला साइन लगा देते तो ये आ जाएगा कुछ आगे। अगर हम इसे और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4/175 और अगर हम ऊपर अब पॉइंट्स ले तो कितना आ जाएगा 0.0 एंड देन 2। तो ऑलमोस्ट अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए यहाँ हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये है 0.021। तो इस तरह हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस लेके भी हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी POP लिंकेज आर देयर इन P4O10। तो देखिए P4O10 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास 4 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं राइट, और इन सबके बीच में होता है एक एक ऑक्सीजन। इस तरह से ये आपस में इस तरह कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे पास 4 POP लिंकेज हो गए राइट। ये हो गया हमारे पास 4 POP लिंकेज और इसके बाद हर एक फॉस्फोरस डबली बॉन्डेड होता है एक एक ऑक्सीजन से इस तरह से। तो ये हो गए हमारे 8 ऑक्सीजन कंज्यूम। अब बचे 2 ऑक्सीजन, तो उनका हम करते क्या है ना, उनको ब्रिज बॉन्ड से कनेक्ट करते कुछ इस तरह। ये जो बॉन्ड्स है ना ये आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट है, नॉट इनसाइड द प्लेन। इस तरह देखिए। तो यहाँ हमारे पास देखिए 4 POP बॉन्ड्स तो ये हो गए और 2 POP बॉन्ड्स ब्रिज एटम वाले होंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। Now moving on to next question, the number of OH groups present in H3PO3। तो देखिए H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले H3PO3 H3PO4 की बात हो तो सबसे पहले आपको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है P के साथ। उसके बाद OH ग्रुप्स अटैच कर देने जितने भी पॉसिबल है। सिंस यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 ही OH ग्रुप्स होंगे और जो थर्ड हाइड्रोजन है वो सिंपली P से अटैच्ड होगा। और जो हमारा H3PO4 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो तीनों ही ग्रुप्स हैं वो हो जाते हैं हमारे OH ग्रुप्स राइट, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर होगा वो होगा 2 and 3 रिस्पेक्टिवली।
तो ये कौन सा है हमारा सी ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए हमें बीच में कुछ कंपाउंड दिया गया है, एक 3 डिग्री कार्बन है और वो डबली बॉन्डेड है दूसरे कार्बन से CH2 ग्रुप से। तो इस पे कुछ हमने डाला है रिएजेंट Q और कुछ रिएजेंट डाला है R, इससे हमें मिल रहे हैं एल्कोहल्स। तो देखिए अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें तो मैं सबसे पहले अपना कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूँ। ये है कुछ इस तरह का, इसमें देखिए कार्बन कितने 1 2 3, सो 1 1 2 एंड 3, और ये है हमारा कंपाउंड। अब R डालने पे हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो अल्कोहल हमें मिल रहा है विदाउट रीअरेंजमेंट। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें मिल रहा है विदाउट रीअरेंजमेंट, और ये मिल रहा है हमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट जिस तरफ से हमारा जो कार्बोकेटायन था वो स्टेबल बन रहा है। और अगर हम क्यू रिएजेंट डालते हैं तो हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो भी विदाउट रीअरेंजमेंट मिल रहा है, बट इस बार जो हमें अल्कोहल मिल रहा है वो मिल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी हमें एल्कीन से विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम कराते OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो जो हमारा R रिएजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा HgOAc2, और हमारा जो नेक्स्ट रिएजेंट होगा क्यू रिएजेंट, जब हमें हमारी एल्कीन से विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम कराते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो उसका रिएजेंट क्या हो जाएगा B2H6 H2O2/OH-। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है और ऑब्जर्वेशन भी है, आप जो बोलना चाहे, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर हो गया डी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। pH ऑफ 10⁸ 10⁻⁻8 मोलर HCl सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना वो काफी कम है, तो इसलिए हम नॉर्मली यहाँ जो है हमारे HCl का pH कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ बेसिकली जो H+ होगा ना हमारा जो पूरे सोल्यूशन में H+ होगा, अब ये सिर्फ HCl की वजह से नहीं होगा, यहाँ हमारे पास H+ ड्यू टू वाटर भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा HCl है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम है, तो ये है हमारा ड्यू टू वाटर। और उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट H+, इट इज ड्यू टू आर यू कैन से HCl, जो हमारा HCl है उसकी वजह से जो H+ है वो है ये। तो एट रूम टेम्परेचर वी कैन कंसीडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट टू बी 10⁻⁻7, राइट? क्योंकि हमें यहाँ टेम्परेचर गिवन है तो हम 10⁻⁻7 ही कंसीडर कर रहे होंगे, और यहाँ हम गिवन है कि इसकी जो मोलैरिटी है इट इज 10⁻⁸ तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इट वुड बी 1.1 इंटू 10⁻⁻7। और अब हम इसकी मोलैरिटी pH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी pH वैल्यू वुड बी समवेयर इक्वल टू, हम इसका ले लेते हैं -log, राइट? और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी H+ की 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब अगर हम इस लॉगरिथम को सॉल्व करते तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आता है, 7 माइनस log ऑफ 1.1, log ऑफ 1.1 आ गया। अब देखिए अगर आपको log ऑफ 1.1 की वैल्यू भी नहीं पता है तो भी आप ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये समवेयर बिटवीन 6 एंड 7 आ रही होगी। 7 से तो कम होगी बट 6 से बड़ी होगी। तो देखिए हमारी जो pH की वैल्यू आ रही होगी इट वुड बी ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 7। तो डी ऑप्शन इससे हम हमारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन और आयंस इज आर डायमैग्नेटिक। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। तो जो हमारा कोबाल्ट फ्लोराइड है, कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड, देखिए इसमें हमारा जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब कोबाल्ट का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 27, सॉरी नॉट 7, इट्स 27। तो इसका जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आ जाएगा 3d6, राइट, इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सिंस यहाँ जो फ्लोरीन है हमारा वो एक वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स वो पैरामैग्नेटिक होंगे, अनपेयर्ड होंगे। और अगर हम बात करें कोबाल्ट विथ अमोनिया, तो देखिए यहाँ NH3 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, और सिंस ये न्यूट्रल है तो हमारा कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ भी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6 होगा। बट along with that हमें यहाँ पेयरिंग देखने को मिल जाएगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वाई? बिकॉज आर NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा। अब वैसे ही हम FeH2O6 की बात करें
तो यहाँ भी जो हमारा Fe उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। बट यहाँ पैरिंग ऑब्जर्व करने को नहीं मिल रही होगी बिकॉज जो हमारा H2 होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। सिमिलरली अब ये देखिए, ये भी सिमिलर सा कंपाउंड है जहाँ जो हमारा Fe है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, बट यहाँ जो हमारे पास साइनाइड SeN वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ भी पैरिंग देखने को मिलेगी और यहाँ भी जो है डायामैग्नेटिज्म ऑब्जर्व होता है। तो बी और डी जो है हमारे डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। देखिए सॉलिड I2 इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए ये तो बहुत ही खराब स्टेटमेंट है बिकॉज जो I2 है हमारा वो किस तरह का कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, और जो हमारा वाटर है वो किस तरह का सॉल्वेंट है, वो हमारा पोलर सॉल्वेंट है। तो जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स है वो कभी भी पोलर सॉल्वेंट्स में फ्रीली सॉल्युबल तो हो ही नहीं सकते। तो ये फर्स्ट वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉलिड I2 इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ Ki। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए जब I2 इन प्रेजेंस ऑफ Ki होता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये रहा हमारा Ki, ये रहा हमारा I2, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, KI3। तो बेसिकली ये हमारा बना लेगा I3 माइनस आयन। अब I3 माइनस आयन है ना वो आराम से जो है हमारे वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, बट I2 नहीं होता है बिकॉज I2 इज अ सॉलिड वाइल I3 माइनस इज अ यू कैन से आयन। तो ये आराम से डिजॉल्व हो जाता है, तो इसलिए फ्रीली सॉल्युबल होता है बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस Ki। अब सॉलिड I2 इज फ्रीली सॉल्युबल इन CCl4, ये भी सही होगा बिकॉज CCl4 हमारे पास क्या क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और हमारा जो I2 है वो भी है नॉन पोलर। अब डी जो है सॉलिड I2 इज फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब हॉट वाटर में ये सॉल्युबल तो हो जाएगा बट फ्रीली सॉल्युबल नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी और सी जो है हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज और आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बिल्कुल करेक्ट है, जितना अच्छा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी ही अच्छी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। बी है, द नंबर 2 डिनोट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये गलत हो जाएगा, जो SN2 में 2 होता है इट रिप्रेजेंट्स दैट जो RDS होता है इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म का, उसमें 2 स्पीशीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती है, ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ये सिग्निफाई करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टर्शियरी ब्यूटाइल सबस्ट्रेट्स डू नॉट फॉलो दिस मैकेनिज्म। अब ये भी बिल्कुल सही है, वाई, बिकॉज जो टर्शियरी ब्यूटाइल सबस्ट्रेट होगा उसके अंदर जो है क्राउडिंग काफी ज्यादा होती है, और SN2 क्या होता है, क्राउडिंग सेंसिटिव मैकेनिज्म होती है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ हमें SN2 ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती है। फिर डी है, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम प्लस टू माइनस और फ्रॉम माइनस टू प्लस। अब ये भी एकदम गलत है, यहाँ इन्वर्जन जरूर होता है बट ये नेसेसरी नहीं है कि जो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो एकदम एक्सचेंज हो जाए, प्लस से माइनस चली जाए, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं होता है। सो आर आंसर्स आर ए एंड सी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनेंशियोमियर्स ऑफ आई। इनेंशियोमियर्स क्या होते हैं ना, वो होते हैं हमारे मिरर इमेजेस, एग्जैक्ट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो देखिए यहाँ अगर मैंने इस तरह मिरर रख दिया, तो अगर मेरा CH3 लेफ्ट साइड में आ रहा है किसी भी कंपाउंड के, देखिए इस A, B और D में जो है मेरा कंपाउंड लेफ्ट साइड में आ रहा है CH3 इन द फिशर प्रोजेक्शन, राइट। अब देखिए CH3 इस साइड आ रहा है और Br ऊपर आना चाहिए, Br किन किन में ऊपर है, सिर्फ B और D में। तो अब मुझे सिर्फ इन 2 ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा मेरा एनेंशियोमर होगा। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारा एल्कीन है क्या उसकी भी ओरिएंटेशन सही है किसी ऑप्शन में, तो वो अपने को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ H था तो यहाँ भी मेरे पास एक तरह से H आना चाहिए, तो ये मेरा B तो एक एनेंशियोमर हो जाएगा। काफ़ी बार होता क्या है ना, हमारे फिशर के अंदर अगर हम इवन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स कर देते हैं या इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही किया गया है हमारे सी ऑप्शन में। देखिए अगर मैं Br और CH3 की पोजीशंस चेंज कर दूं और फिर यहाँ Br आ गया और Br और H की पोजीशन चेंज कर दूं, तो मेरे 2 नंबर ऑफ चेंजेस हो गए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा और मुझे ये वाला मॉलिक्यूल
बनते हुए दिख जाएगा। तो इस वजह से बी और सी मेरे दोनों ही इनेंशियोमर्स है ऑफ द गिवन आइसोमर। देखिए बी और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑफ दिस सेशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO5 इज +6। तो ये करेक्ट है। जो हमारा CrO5 है उसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। देखिए ये होता है और ये हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसके साथ जो है हमारा इस तरह से ऑक्सीजन, ये हमारे 4 ऑक्सीजन इस तरह से हमारे क्रोमियम के साथ अटैच्ड होते हैं। और ये देखिए इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और इसमें जो Cr है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। अब नेक्स्ट है del H इज ग्रेटर देन del U फॉर द रिएक्शन N2O4 गैस कन्वर्टिंग टू NO2 गैस। अब देखिए इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारा del H होता है ना, चेंज इन एंथैल्पी, इट इज इक्वल टू del U प्लस क्या बोल सकते हैं हम, इट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा Ng RT। या Ng क्या होता है, इट इज द चेंज इन गैसियस मोल्स, राइट। तो देखिए यहाँ जो मेरे पास फाइनल है वो है 2 और ये है 1। तो मेरे पास ये जो Ng की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 1। तो आप देखेंगे जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसमें कुछ ऐड ही हो रहा है, तो इस वजह से जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी डेल्टा यू से। तो ये भी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ pH ऑफ 0.1 normal H2SO4 is less than that of 0.1 normal HCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे दोनों ही एसिड्स वन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे 1 नॉर्मली H+ दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। तो दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ H+ दे रहे, तो इसलिए दोनों की pH जो है सेम होगी। तो इसमें कंपेरेबिलिटी का तो ऑप्शन आता ही नहीं कि लेस देन या इक्वल देन मोर देन की बात ही नहीं है। दोनों की जो एसिडिटी होगी वो रूम टेम्परेचर इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के हमें नॉर्मेलिटी गिवन है। नाउ द डी ऑप्शन इज RT/F इक्वल टू 0.051। तो देखिए ये भी हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ एक डिजिट मिसिंग है, क्या, 2.303। अगर यहाँ 2.303 होता तो ये एक्सप्रेशन सही होता एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा जो डी स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है। तो हमारे करेक्ट आंसर है ए एंड बी। तो देखिए इसी के साथ हमारा सेशन जो है खत्म हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में, सो मेक श्योर दैट यू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन।